मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सोबत के, संगत के, फेलोशिप के आप सभी साथी भाई लोगों का मिलने वाला, हर हमेशा मिलने वाला एक साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का भरसक साथ हर हमेशा मुझे प्राप्त होते रहता है। और आज ये एहसास है, इस मामले में मैं पूर्णतः एक विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में इस बात को कह रहा हूँ कि आज सही में एक शक्ति है जो हर हमेशा मेरे साथ में मेरा ध्यान रखती है, मेरी देखरेख करती है। और उसी ने मुझे शराब के पहले जहरीले घोट से बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। खास करके आप सब भाइयों के बीच में जब रहता हूँ, आप भाइयों का निरंतर मिलने वाला ये प्यार, हर हमेशा आपसे मिलने वाली हौसला अफजाई, यही मेरे जीवन का सच है, वास्तविकता है। और करके कृतज्ञता के अलावा मेरे पास में मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं दे सकूं। आभार व्यक्त करना ये मेरी एक फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है ये मेरे हिस्से का था ही नहीं। मैंने अपने हिस्से में जो कुछ भी आया था वो गवा दिया था। और करके ये जो आयोजक है, अनामिक मद्यपी ऑनलाइन मीटिंग, इन आयोजकों का जो सातत्य से इन मीटिंग्स को सुचारू रूप से एक लयबद्धता से चला रहे हैं और मेरे समान व्यक्ति को आपके बीच में अपने अनुभवों को साझा करने का ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहता हूँ, ये जो मुझे दी जाती है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जिस विषय पर मैं पहले कैसा था, मेरे साथ में क्या हुआ, आज मैं कैसा हूँ, मेरे भुक्तभोगी और लाभान्वित अनुभव, मेरे पास में सिर्फ अनुभव है। जो आज अनुभव जो है वो पहले जो मेरे जहन में था कि यार मैं भी ये मानता था, मैं भी यही सोचता था, जैसे बहुत सारे मेरे भाई लोगों की सोच में मैं देखता हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे एक भाई ने एक वॉइस मैसेज भेजा था। मैं वो ईशकृपा लखनऊ के मीटिंग में था। वो वॉइस मैसेज ये आया कि भाई मैं अपने जिंदगी की कुछ बातें याद करके दिखना चाहता था और इसलिए मैंने डायरी निकाली और मुझे पुरानी डायरी मिली जिसमें मैंने अपने जिंदगी को किस प्रकार जीना है इसके लिए बहुत सारे नोट्स निकाली थी, बहुत सारा काम किया था, टेबल्स बनाए थे और बहुत सारा मैंने उसके ऊपर अपने आप को बहुत उसमें मैंने देखा कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे नियोजन मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा था। और आज जब वो मेरे सामने आया तो मुझे रोना आ गया, मेरे को बहुत बुरा लगा कि क्या हो गया, ये मैं कहाँ क्या करना चाहता था जिंदगी में और कहाँ पे आके पहुंच गया। दोस्तों, मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि जब तक बीमारी की मान्यता, जिस प्रकार से ये मान्यता मेरी कैंसर के लिए है, हार्ट डिजीजेस के लिए है या अन्य जानलेवा बीमारियों के लिए है, वैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इसमें आने के बाद में अगर मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि एक जानलेवा बीमारी में मैं आया हूँ जहाँ पे मैं डेथ बेड पे हूँ। अगर आपको याद होगा, अगर आप अपने जहन में इस बात को, इस चित्र को लाओगे, जो चित्र
एक आदमी बेड पे बैठा है और दो आदमी उससे बात कर रहे हैं। दैट वाज बिल डी, हमारा तीसरा व्यक्ति। एक पेशे से वकील में भी हर हमेशा कन्फ्रंटेशन में जाना, वाद विवाद में जाना, हर हमेशा अपनी बात को प्रूव करने के लिए डिबेट में जाना, चैलेंजेस में जाना, चैलेंज करना हर चीज को, ये एक वकील का काम ही होता है। और बिल डी तो जब ये पूछा गया डॉक्टर बॉब और बिल द्वारा टाउन हॉस्पिटल में या जो भी हॉस्पिटल था, अगर मेरे नाम की गलती हो गई होगी तो मेरे को माफ करना, कि क्या कोई ऐसा बंदा है, व्यक्ति है जिससे हम बात कर सकते हैं, शराबी जो आपके यहाँ पर भर्ती हुआ है। तो सिस्टर ने कहा है, कभी अभी हमने उसको एक अलग कमरे में बंद कर दिया है, बहुत खतरनाक है, 6 बार आ चुका है। अरे बाप रे, 6 बार। और अब वो, हमको नहीं लगता कि उसके बारे में हम कुछ कर पाएंगे। क्या आप मिलना चाहोगे? तो उसको एक प्राइवेट कमरे में शिफ्ट करने को बोला गया, जो कमरा हमको दिखाया गया है चित्र में। और बिल्डी अपने अनुभव में लिखता है कि आई वॉज फाइनली सोल्ड ऑफ, मुझे इन लोगों ने जीत लिया, मैं इनके साथ में डिबेट में हार गया। जैसा एक सेल्समैन आता है और सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छे तरीके से समझा के मेरे को बताता है कि मैं वो प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ, तो वो बोलता है आखिरी में मेरे को इनकी बात माननी ही पड़ी। और उस बेड पे ही वो 1 2 3 ABC करता है, और ABC करके वो बोलता है कि अपने वाइफ को फोन करके बोलता है कि कम ब्रिंग माय, मेरे कपड़े उपड़े लेके आओ, मेरी बैग लेके आओ, बैग पैक करो यहाँ से, आई एम कमिंग आउट, मैं बाहर निकल रहा हूँ। ये विश्वास चंद घंटों में, और चंद घंटों की बात युग युग बीत जाते हैं, समय निकल जाता है, जिंदगी पूरी बीत जाती है, और मेरे समान व्यक्ति को आती नहीं है। ये भरोसा नहीं आता, ये भरोसा ही समझदारी की बात है, यही वो सद्विवेक की बात है, यही वो विजडम की बात है, शहानपन की बात है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को देना चाहती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शुरू से ही, पहले से ही, अगर आप भाग्यवान हो, आप सही जगह पे हो, सही लोगों के बीच में हो, सही वक्त पे आए हो, इस बात को मानते हो, तो इस बात को पड़ताल के देख लो कि आपको जो यहाँ पर बोला जा रहा है वो कार्यक्रम के संबंधित है, बिग बुक के मुताबिक है, एक ऑथेंटिक बात है, एक प्रिसाइज वे है, या ये अश्विन का बोला हुआ, अश्विन का बनाया हुआ मार्ग है। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ये कोविड में जैसा हम एसिड टेस्ट में से गुजरते हैं, ये फेलोशिप एसिड टेस्ट में से गुजर के उस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में उभर के सामने आई। उसके पहले ये 18 लोग, इन्होंने ये सिद्धता ला ली कि इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। और बिल डब्ल्यूओ व्यक्ति था जिसको ये 3 बातें एक साथ मिली कि उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, और उस सोल्यूशन को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अप्लाई किस प्रकार किया जाता है। प्रॉब्लम इज अल्कोहलिज्म, solution is spiritual experience and expansion of the spiritual life, और a practical program जो हमने सब बाहर से हमको मिला, to have that spiritual awakening। हमारे बीच में बहुत सारे भाई होंगे, और मैं भी था, कि जो शायद इस बात से कभी मंजूरी नहीं था उसको कि मेरे जिंदगी में मेरे लिए भगवान कुछ कर सकेगा। लेकिन आज दुनिया भर के लोग,
दुनिया भर के अनेक धर्मों से, अनेक जाति से, मैं धर्मों की बात नहीं कर रहा, मैं पंथों की बात नहीं कर रहा, मैं तो अधर्म से बचने की बात कर रहा हूँ। मेरी जो पूर्णतः अपनी जिंदगी में एक पछतावे वाली, एक रिग्रेट वाली जिंदगी थी, उस जिंदगी में से बाहर आने की बात कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी ये बात कही कि स्टेप नंबर 2 ये एक ऐसी स्टेप है जहां पर ये सॉल्यूशन दिया गया है कि केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन अवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। यहाँ पर हर कोई, वो चाहे नास्तिक हो, आस्तिक हो, वो चाहे आज्ञावादी हो, अनजान हो, अज्ञानी हो, ये सब लोग एक साथ इस स्टेप पर एकमत होते हैं। इससे कोई भी, किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है करके ही बोला जाता है कि मेरे समान व्यक्ति को आध्यात्म से क्या समस्या हो सकती है। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में जब एक व्यक्ति बार बार आना जाना कर रहा था, तब 7वीं बार उसको पकड़ा। 7वीं बार हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उन सदस्यों ने उसको बिठाया, उसको बिठा के उसको पूछा कि क्या हुआ था तेरे साथ में, चल बता। और वो जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सेल्फ नॉलेज हैज अटरली फेल्ड। अब मुझे समझ गया, मुझे मालूम हो गया, मुझे पता चल गया। अब मैं अपने समझदारी से, क्योंकि मेरे समान व्यक्ति अपने जिंदगी में कुछ बनने का या कुछ पाने का श्रेय किसी और को देना ही नहीं चाहता। वो श्रेय मैं खुद लेना चाहता हूँ। मेरी मानसिकता यह है, मेरा पर्सनालिटी प्रॉब्लम यह है, मेरी ड्यूअल पर्सनालिटी है, मेरा एक्सट्रीमिस्ट नेचर है कि हर चीज का क्रेडिट मैं ही लेना चाहता हूँ। डिस्क्रेडिट के लिए तो मैं कभी तैयार ही नहीं होता। मैं डिस्क्रेडिट चाहता ही नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी जब मैं इस बात पे आ जाता हूँ करके ही बिल को बोला गया कि जब बिल फ्रस्ट्रेट होकर बिल ने बोला कि आई डोंट थिंक ये कार्यक्रम काम कर रहा है लुइस को। 6 महीना हो गया था बिल को सोबर होके, और जहाँ पे वो डेथ बेड पे, जहाँ पर पूरी संभावनाएं खत्म हो गई थी, जहाँ पे ही वॉज बियॉन्ड ह्यूमन रीच, जहाँ पे डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ लुइस को बता रहे थे कि लुइस, जब लुइस बोले कि क्या 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 सिचुएशन है डॉक्टर, तो डॉक्टर बोले इज बियॉन्ड ह्यूमन रीच, वो अब मेरे मेरे आवाके के बाहर है। मेरा नॉलेज, मेरा एजुकेशन, मेरा विज्ञान, मेरी प्रैक्टिस सब कम गिर रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि द टाइप ऑफ अल्कोहलिक ही इज, इसके टाइप का, इसके वेराइटी का, इसके मुताबिक जो इस शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में मेरे को एक भी कामयाबी नहीं मिली। मैं एक भी जगह कामयाब नहीं हो सका, और मेरा ज्ञान विज्ञान सब अपूरा गिरा। मुझे लगता है उससे बढ़कर और कुछ तो भी होना चाहिए। लुइस को तो मानो ये बात बिल अपने अनुभव में बोलता है कि जब डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ मेरे पत्नी को ये बता रहे थे, तब मैं ये बात जानता था। ये बात मेरे को भी समझ में आ गई थी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब सब नरक के दरवाजे बंद हो गए, मेरे को इस नरक की यातनाओं में ही जीना पड़ेगा। मैं अब यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। ये बात मुझे पता चल गई थी, और तब वो बात जो हमारे ईबीटी, उनके ड्रिंकिंग पार्टनर, जिनके साथ में उन्होंने बहुत
साहसिक कारनामे किए थे। शराब पीने के दिनों में एक प्लेन लेके वो उड़ गए थे और भलते जगह जाके लैंड हो गए थे। ऐसे ऐसे कुछ कुछ हथकंडे हमारे शराबी दिनों में हमने किए हैं, जिसको आज हम देखते हैं तो हमको खुद को हंसी आती है कि ये क्या था, क्या कर रहा था मैं। वो जे वॉकर का उदाहरण। और अगर इन सबसे मैं रिलेट करता हूँ तो बिल के जहन में जो बात आई कि इफ देयर इज गॉड, है क्या, क्योंकि आइदर गॉड इज और गॉड इज नॉट। तो उसने वो बात कही कि इफ देयर इज गॉड लेट मी शो हिम। उसकी प्रसिद्धि मेरे को आए, उसकी सिद्धता मेरे को आए, आई शुड गेट दैट एविडेंस, प्रूफ दैट ही इज देयर। वो प्रूफ ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। अगर तुम्हारी तैयारी है, द टीचर विल अपीयर इफ द स्टूडेंट इज रेडी। और करके मैंने कल बहुत जोर देके इस विलिंगनेस के ऊपर बात की कि यू आर विलिंग, आंतरिक रीत्या तुम्हारे में वो जबरदस्त बात आ गई है कि यू आर सिक विथ बीइंग सिक। वही वही प्रताड़ना, वही वही लांछन, वही वही मजाक, एक सारी मेरी जिंदगी मजाक बन गई। हर कोई आके मेरे ऊपर टप्पू मार के जा रहा, हर कोई आके मेरे को चीतू करके जा रहा, हर कोई आके मेरे को कम दिखा के जा रहा, हर कोई मेरे को भला बुरा बोल रहा, नालायक बोल रहा, कोई गधा बोल रहा, कोई बोल रहा ना समझ है, कोई बोल रहा अक्ल नहीं है, कोई बोल रहा इसको समझदारी ही नहीं है। और मेरे समान आदमी कुछ नहीं कर पा रहा, हदबल हो गया है, तड़प रहा है और अपने आप को कोस रहा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बार बार बोलती है, बार बार बोलती है, बार बार समझाने की कोशिश करती है, यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर नॉट अ मैड मैन, यू आर सिक मैन। जो BW 6 महीने में काम करते करते भूल गया कि ही इज अ सिक मैन। वो तो दुनिया भर के शराबियों को सुधारना चाहता था, वो ये भूल गया कि दूसरे शराबी का साथ उसके खुद के सुधार के लिए उसको आवश्यक है। उसकी वास्तविक स्थिति, उसकी सच्चाई बनी रहे, उसको अपना प्रतिबिंब दिखते रहे, उसको कहाँ से मैं आकर आज कहाँ तक पहुंचा हूँ इसकी बार बार प्रचिति आते रहे। इसलिए उसको दूसरे शराबियों के साथ में काम करना ये बिल भूल गया था क्या। और लुइस ने कहा, बिल ये 6 महीना हो गया मगर मुझे तो लग रहा है कि प्रोग्राम काम कर रहा है, तुम सोबर हो, मगर कहीं पे तो भी कोई तो भी बात हम सही तरीके से नहीं कर रहे, और करके शायद वो बात दूसरों के बारे में काम नहीं कर रही। तुम जाके डॉक्टर से क्यों नहीं बात करते। सदविवेक की वापसी, शहानपन की वापसी, कॉमन सेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अरे कोई थंडर नहीं है, कोई एकदम चमत्कार नहीं है, किसी प्रकार का एकदम लाइटनिंग नहीं है। छोटी बात जो हम मिस कर जाते हैं, छोटी बात जिसको हम समझते ही नहीं, जिसको कोई हम वैल्यू ही नहीं देते, ये बहुत छोटी है ऐसा समझते हैं हम, क्योंकि हम हमारे सांसों का भी तो महत्व नहीं जानते। हम हमारा दिल धड़क रहा है उसका क्या महत्व है ये भी तो नहीं समझ पाते। ये भी तो समझ हमारे अंदर में नहीं थी, यानी मेरे अंदर में नहीं थी। ये मैं था, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक एज बिल वॉज। और बिल जब डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ के पास में जाता है तो विलियम डी सिल्कवर्थ बोलते हैं, हाँ बिल, आई एम वेरी हैप्पी कि तू बहुत सारे शराबियों को मदद करने की कोशिश कर रहा, उनको घर में ला रहा, उनको शराब से दूर होने में सहायता कर रहा। मगर बिल, तू उनको जो ये भगवान, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये जब ये सब जो बताने की कोशिश कर रहा ना, इससे वो तेरे से अटैच नहीं हो पा रहे, तेरे से एक रूप नहीं हो पा रहे, वो तेरे साथ में जुड़ नहीं पा रहे, वो अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं पा रहे। तू उसको वो क्यों नहीं बताता जो मैंने तेरे को बताया, तेरे
बीमारी के बारे में, तेरे वो शारीरिक अवस्था के बारे में, वो शारीरिक अवस्था जहाँ पर वो एलर्जी है, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक यू आर, और ये एलर्जी तेरे मरते दम तक है कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वन ड्रिंक इज इनफ, थाउजेंड्स आर नथिंग। तू उस मानसिक अवस्था के बारे में क्यों नहीं बताता जहाँ पे डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ डॉक्टर्स ओपिनियन में बोलता है मैन एंड वुमन, स्त्री और पुरुष मद्य पीते हैं क्योंकि उसका परिणाम उनको पसंद आता है। ये परिणाम इतना आह्लाददायी, इतना सुहावना, इतना हाय, एक प्रकार से एक अलग सी एक संतुष्टि, एक अलग सा आनंद, एक अलग सी राहत मेरे अंदर में पैदा करता है, जो मुझे बार बार लेने की इच्छा होती है। और कालांतर से जैसे जैसे मैं इस शराब को सेवन करते जाता हूँ, मैं सच और झूठ में का फर्क करने की क्षमता खो देता हूँ, यानी ही मैं सद्विवेक खो देता हूँ, यानी ही मैं सहानपन खो देता हूँ, यानी ही मैं सैनिटी खो देता हूँ, मैं संतुलन खो देता हूँ। हमारे एक ओल्ड टाइमर थे, आज भी है, नागपुर के विश्वनाथ भाई। वो मुझे हमेशा बोलते थे, अश्विन, अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम कॉमन सेंस और बैलेंस का है रे। अगर मैं मेरी शराब की दूरी जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप में प्राप्त होती है, छोटे छोटे स्लोगन्स मेरे को मिलते हैं, मैं ये बोलने लगता हूँ कि हाँ मैं भी एक शराबी हूँ, आज ईश्वर की कृपा है, मैं भी शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ, सब अच्छा चल रहा है। एक वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरे को आ चुका है, जीवनदायी नहीं, क्योंकि जिस शराब और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता था, एक ताकत आई, एक फेलोशिप की ताकत आई, अल्कोहलिक एनोनिमस आया और मैं शराब से दूर हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट द कॉमन सेंस विच इज अनकॉमन, बिकॉज माई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, बिकॉज माई इमोशंस, मेरे फीलिंग्स, उनको मैं जो हैंडल नहीं कर पाता, एक इमोशनल टर्मोइल, एक बवंडर, एक तूफान, एक दिल में दिमाग में चलने वाला एक जबरदस्त भाग। अल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो बात थी, जो बिल को बताई गई कि अनलेस अंटिल वन नोज इट हिज अटर होपलेस कंडीशन, उसकी मान्यता जब तक नहीं आती, वो बेड रीडर है, डेथ बेड पे है, बियॉन्ड ह्यूमन रीच है, और जिंदगी में वापस आने की संभावना ही खत्म हो गई है। उसका ड्रिंकिंग प्रॉब्लम अब सिर्फ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम नहीं रहा, बल्कि वो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम जानलेवा हो गया है। उसकी जान बच ही नहीं सकती, वो मर जाएगा। उसका ऑब्सेशन इस प्रकार खतरनाक है कि कभी तो भी मैं दोबारा से शराब का आनंद ले सकूंगा, आनंद से अपनी जिंदगी गुजार सकूंगा। और शराब से इतना लगाव, इतना प्रेम, इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा शराब पर उसके आ गई है, वो तो शराब को ही अपनी जिंदगी में वो स्थान दे चुका है, सर्वोच्च स्थान। और उसके सामने सब कुछ, बाकी सब कुछ, उसकी खुद की जिंदगी भी कोई मायना नहीं रखती। इस बारे में जागरूकता आए बिगर यहाँ पे वो जागरूक हुए बिगर, यहाँ पे उसके जहन में ये बात आए बिगर कि अरे बाप रे डन, ये जो मेरे को मिल रहा है ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं तो बच ही नहीं सकता, मैं जिंदगी में वापस आ ही नहीं सकता, मेरे को नरक में से बाहर निकालेगा कि स्वर्ग में लेके जाएगा कि क्या करेगा नहीं, मगर मेरे को ये तो जिंदगी देने वाली बात हो रही, ये तो जिंदा दिली वाली बात हो रही, जान है तो जहान वाली बात हो रही। ये तो मेरे सर को सलामत करने की, मैं पगड़ी और टोपी का विचार छोड़ दूं, सर सलामत तो पगड़ी हजार वाली बात हो रही भाई। पहले तो जिंदगी, मेरे जिंदगी का बचने का कोई 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 साधन ही नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई
मान्यता ही नहीं है। अगर इस नतीजे में मैं आके पहुंच गया हूं, फिर बहुत सारे उदाहरणों से हमारे अल्कोहलिज्म की भयानकता को मेरे सामने जोड़ने की प्रयत्न करता है, ताकि करीबन 64 पन्ने 164 पन्ने का कार्यक्रम हम बोलते हैं ना, उसमें के सिर्फ 20 पन्ने या कुछ पन्ने अगर हम देखेंगे तो चौथे कदम से 90 कदम तक के लिए कुछ 10-12 पन्ने लगे होंगे। मगर ये 3 पर्टेनिंग आइडियाज जो मेरे जिंदगी में हो चुका है, सीइंग इज बिलीविंग, मैं ए में आ गया हूं तो मेरे को ये बात दिखती है कि यार मैं जैसा था वैसे ही ये लोग भी है, 19-20 है, कम ज्यादा है, लेकिन ये भी मेरे समान ही है और ये ठीक हुए, ये मैं देख लेता हूँ। मैं इस बात की भी मान्यता देता हूँ कि हाँ मैं भी ऐसे हूँ, मेरे साथ में भी ऐसे हुआ, मैं भी एक अल्कोहलिक हूँ, ये भी बात की मान्यता दे रहा हूँ मैं। मगर ये क्या मेरा पाया बना है, बेस बना है? अगर एक रॉकेट को लॉन्च करने का है तो एक रॉकेट लॉन्चर के लिए एक बेस कैंप बनता है या एक लॉन्चिंग पैड बनता है। वो लॉन्चिंग पैड पे वो रॉकेट को पूर्णतः सज्ज किया जाता है, तभी वो रॉकेट भूमंडल के ग्रेविटी को तोड़ के दूसरे इसमें जाता है। इफ आई हैव टू बी रॉकेटेड इन द 4th डायमेंशन, अगर मुझे चौथे आयाम में मेरे जिंदगी को मेरे को जाना है, तो क्या ये लॉन्चिंग पैड मेरा तैयार है? ये लॉन्चिंग पैड पे मैंने अपने आप को खड़ा किया है ताकि आई विल रॉकेटेड इनटू द 4th डायमेंशनल लिविंग। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, शराब के दूरी के बाद में, जितने जल्दी मेरे को भावनिक संतुलन आएगा, संयम आएगा, संयमित जीवन आएगा, सात्विकता से किस प्रकार मैं जी सकूं, अपनी भावनाओं के ऊपर कैसे रोक लगा सकूं, भावनाओं को संतुलित कैसा कर सकूं, भावनाओं में बहते हुए न चले जाऊं, और इसके लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य विधि तब तक चालू नहीं होती जब तक मेरे अंदर में एक विश्वास आता नहीं, और विश्वास मान्यता के बिगड़ आता नहीं। ये मैंने बात कई बार अपने शेयरिंग में बताई है। एक्सेप्टेंस के बिगड़ एक्शन नहीं आती, यानी ही साहस नहीं आता, यानी ही मैं सद्विवेक की तरफ बढ़ना या सहानपन की तरफ बढ़ना या कॉमन सेंस की तरफ बढ़ना या समझ की तरफ बढ़ना, जो हम बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे आत्म शांति दो, उन बातों को स्वीकारने जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, साहस दो उन बातों को बदलने के लिए जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और समझ इन दोनों के बीच का फर्क पहचानने की। ये समझदारी, ये अच्छे बुरे की पहचान, क्या मुझे मालूम नहीं था? मैं जानता था। इंसानियत यही थी कि मैं जानता था ये करना बेकार है, ये करना बराबर नहीं है, चोरी करना पाप है, किसी को फंसाना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये सब मैं जानता था, लेकिन फिर भी मैं ये कर रहा था। ये इंसानिटी थी। इंसानिटी अगर बोले, पागलपन अगर बोले, तो कोई अपने आप को पागल बोलने के लिए मेरे समान व्यक्ति तैयार ही नहीं होगा। मगर ये सब मालूम होते हुए भी वापस वापस वही बातें करते रहना और रिजल्ट दूसरा आएगा, इस बार वैसा नहीं होगा, ये सोचना, ये पागलपन नहीं तो क्या था? रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी, जहां पर पूरे दुनिया के शराबी, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, वो आज्ञावादी हो, वो भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं फिर भी वो भगवान उनके लिए कुछ करेगा ऐसा वो नहीं मानते, जिस किसी भी प्रकार की मान्यता हो, वो सब एकत्रित होते हैं। और वो एकत्रित होकर क्या क्या किस प्रकार आगे बढ़ते हैं? दे ओनली रिक्वायर टू आस्क वन थिंग, डू आई नाउ बिलीव और एम आई रेडी टू बिलीव। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 64 पन्ने लिखे गए हैं, मगर उसमें मेरी मान्यता आने के लिए 2, 3, 4, 5 सवाल है।
डीप विद इन ये सवाल अगर मेरे जहन से आते हैं, जान से आते हैं, आत्मा से आते हैं, सोल से आते हैं, तो आई एम रॉकेटेड इनटू द फोर्थ डायमेंशन। तो मेरा लॉन्चिंग पैड काम कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ ईश्वर की कृपा है, अब दाई विल बी डन नॉट माइन, अगर ये वाइटल जान देने वाला, जिंदगी देने वाला, मेरी सांसें बंद होने वाली थी, मेरी धड़कनें रुकने वाली थी, मेरी जिंदगी बचने का कोई चांस नहीं था उस वक्त, अगर यही चीज मेरे को बचा सकती थी और यही चीज मैं बोल भी रहा हूं, तो ऐसे कौन से डर है, ऐसी कौन सी बात है कि इतना बड़ा डिसीजन, इतना शराब छोड़ने का, शराब से दूर होने का, एक दिन के आधार पर शराब की दूरी बनाने का एक साहसिक निर्णय, रिवोल्यूशनरी, एक चेंज में जाने का, एक रिवोल्यूशन में जाने का, एक खुद की स्वतंत्रता को पाने के लिए इस दुश्मन से, ये शराब जो मेरी दुश्मन बन गई है, जो मेरी जानलेवा हो गई है, जिसने जो बूमरैंग हो गई है, जो एक वक्त मेरी दोस्त थी, मेरी प्रेयसी थी, मेरा सब कुछ थी, वही शराब अब मेरे से सब जिंदगी की सब आवश्यक बातों को कोड़े मार मार के, अधमरा करके, लहू लुहान करके मेरे से छीन रही है, और मैं हम्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और तब अगर मेरे को एक शक्ति का स्रोत मेरा अधूरापन दूर कर सकता है, यानी ही मैं पागल नहीं, इस बात को मैं नहीं समझूंगा, मगर मैं अर्धवट हूँ, मैं अधूरा हूँ, मन से मैं पूर्ण नहीं हूँ, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। जरा याद करके देखो, मेरे समान व्यक्ति घर में था मगर घर में नहीं था, उसका मन ही नहीं लगता था, उसका मन कहीं पे तो भी अलग जगह चले जाता था। काम पे जाने के बाद में मेरा ध्यान बार बार घड़ी की तरफ जाता था। खुद का धंधा रहते वक्त मैं सवेरे सब नियोजन करके निकलता था कि ये काम है, ये काम करने हैं। मेरे तरफ बड़े विश्वास से दूर दूर से लोग आते थे, मैं एक अच्छा कारागिर था, मेरा नाम था कि ये व्यक्ति है, इसके पास में तुम जाओगे ना तो तुम्हारा ये जो काम है ये हो ही जाएगा। मगर मैं काम कब तक करता था, जब तक मेरे जेब में वो व्यवस्था न हो जाए, जिस व्यवस्था से मैं उस दिन का मेरा पीने का जुगाड़ कर सकूं। मैं इसलिए काम नहीं कर रहा था कि मेरे को घरदार चलाना है, बच्चों को एजुकेट करना है, सबको देखना है। ये मैंने सदविवेक खो दिया था, मैंने शहानपन खो दिया था, मेरा कॉमन सेंस निकल गया था। जो लोग बोल रहे थे कि इसको समझता नहीं, क्या इसके अंदर ये समझदारी नहीं है, इसको जिंदगी की अहमियत नहीं है, इसको अपने बारे में ख्याल नहीं है, इसको अपने पत्नी के, अपने जवाबदारी के बारे में इसको कोई चिंता ही नहीं है, वो सच था, मगर आधा सच था, क्योंकि उनको मैं मजबूर हूँ, सही में मैं ये समझदारी दिखाना चाहता हूँ। मैं किसी भी प्रकार से अपने घर वालों को दुखी देखना नहीं चाहता। जब मेरे पत्नी ने अपने आप को मार डालने के लिए खुद के ऊपर रॉकेट डाला, मेरे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर रॉकेट डाला, और मैं नशे में था, सवेरे सवेरे रात को पी के आया हुआ था, करीबन बेहोशी के आलम में था, और तब उनकी वो आवाजें सुन के हड़बड़ा के मैं जागा था, और किसी तरह उनके पास में पहुंचा था। वो माचिस की तीली जली नहीं, और वो बच्चे बच गए, मेरी पत्नी बच गई, जिन्होंने मेरे को बचाए रखा बाद में। जैसा मैंने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू अंटिल देन। जब तक तुम इस समझदारी को प्राप्त करने के लिए, इस सद्विवेक को प्राप्त करने के लिए, मानसिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए, भावनिक स्थिरता को प्राप्त करने के लिए, भावनिक संयम को प्राप्त करने के लिए, एक सात्विक जीवन को जीने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं हो जाते, तब तक वो तुम्हें जिंदा रखे।
हमारे जॉन साहब थे, ओल्ड टाइमर है, नागपुर के। आज वो इस दुनिया में नहीं है। बीमारी को 3 शब्दों में ही बयान करते थे: शारीरिक आधार, मानसिक धार और नैतिक निराधार। नैतिकता से निराश्रित हो जाना, नैतिकता निकल जाना, नैतिक मूल्य की वाट लग जाना, बैंकरप्ट आइडियलिस्ट। नैतिकता के मूल्यों की बहुत बात करना, मगर नैतिकता, नीतिमत्ता खो देना। और रिकवरी के बारे में वो 3 ही बातें बोलते थे: शारीरिक परहेज, अब्स्टिनेंस ऑफ अल्कोहल, कम व्हाट में, आई विल नॉट टेक दैट फर्स्ट ड्रिंक, वन डे एट ए टाइम। हॉल्ट, हाउ, यानी परहेज के लिए जो भी मेरे को करना पड़े वो करने की पूरी तैयारी। कम व्हाट में, आई विल नॉट टेक दैट फर्स्ट ड्रिंक टुडे। मानसिक मेरे सुधार के लिए वो बोलते थे: मानसिक प्रयत्न, एफर्ट, एक्शन, कृति। बिना कृति के कुछ नहीं होने वाला। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। और तीसरी बात वो बोलते थे, वहां पे वो नैतिक नहीं बोलते थे, वहां पे वो आध्यात्मिक बोलते थे, क्योंकि द सोल्यूशन इज स्पिरिचुअल। और आध्यात्मिक प्रार्थना, अब तुम किसको मानते हो, कैसा मानते हो, क्या मानते हो, ये तुम्हारा। तुम अपना भगवान बनाओ, अपनी धार्मिक विधि ठहराओ, अपना रिलीजन बनाओ, बेवड़े का रिलीजन बनाओ। अरे बेवड़े का रिलीजन कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। वहां पे सब समा सकते हैं, किसी को निष्कासित नहीं किया जाता, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। हर कोई समाये, हर कोई आए, वो कुछ भी रहे उसका, उसमें डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग है ना, वो हमारा समाज का आदमी बन गया। वो हमारे रिलीजन में आ गया, बेवड़े के मेरे समान। फिर वो क्या है, उसने क्या करके आया, क्या नहीं किया। क्योंकि ये सवाल तो कई बार आए कि मैं, आप लोग तो ठीक है, आप लोग शराबी हो, लेकिन मैं तो कुछ अलग हूँ, मेरी आदतें कुछ अलग है, क्या मैं आपके बीच में आ सकता हूँ? और सबने कहा यस, श्योर, कम। किसी ने नहीं बोला कि नहीं तू आ नहीं सकता। कोई भी मेरे समान एक शराबी के जीने का अधिकार छीन नहीं सकती, कोई नहीं छीन सकता। मेरे को ये अधिकार दिया गया है। दुनिया चाहे छीन ले, दुनिया चाहे ये बोले कि मरने दो साले को, ये तो पिया हुआ है, गिरने दो, जाने दो, हाथ मत लगाओ इसको, क्योंकि क्या कर बैठूंगा मैं, मेरे को मालूम नहीं। मगर ये भाई लोग ये जानते हैं कि ये जो भी कर रहा था ये बीमारी का भाग है। इसकी इंसैनिटी दुनिया के नजर में पागलपन है, मगर हमारे नजर में इसका रिस्टोरेशन हो सकता है। ही कैन बी रिस्टोर बैक टू सैनिटी। इसको शहानपन मिल सकता है, इसका सद्विवेक आ सकता है, इसका मानसिक संतुलन आ सकता है। हमारा आया है तो इसका भी आ सकता है। और इसीलिए वो लोग मेरे समान व्यक्ति को बड़े प्रेम से, अनसेल्फिश लव एंड टॉलरेंस आर द कोड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। क्यों क्यों है? क्योंकि उनको इस वाइटल डिसीजन के बाद में इमीडिएटली दे वेंट इनटू एक्शन। क्यों एक्शन में जाना पड़ा? क्योंकि द होलनेस ऑफ माइंड, मेरे समान व्यक्ति ने जो अधूरा बन गया था, अर्धवट बन गया था, जिसका कहीं ध्यान ही नहीं लगता था, जिसका कहीं मन ही नहीं लगता था, एक पन्ना भी मेरे से पढ़ना नहीं होता था, क्योंकि मेरे को आइडेंटिफिकेशन ही नहीं था, मेरे को बिलोंगिंग ही नहीं था। मैंने अपने शराबीपन के खतरनाक स्टेज को समझा ही नहीं था। अगर मैं इस बीमारी का खतरनाक भाग अगर अपना लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि अरे बाप रे बाप रे बाप रे, वो बेंगलोर से आते वक्त, वो धारवाड़ से आते वक्त, दावणगिरी से आते वक्त, कहाँ कहाँ था मैं, वहां से आते वक्त यार मैं जिंदा कैसा पहुंचा, वन पीस में कैसा पहुंचा। कई सारे उदाहरण मैंने बाद में देखे कि जो वापस आ ही नहीं पाए, जिनको मैसेजेस समय पे मिले, लेकिन जिन्होंने मैसेजेस को दिया ही नहीं, क्योंकि वो अपनी भयानक अवस्था को समझ नहीं पाए, वो अपने बीमारी को समझ नहीं पाए। वो यही समझते रहे कि मेरी ये आदत है, ये आदत ठीक हो जाएगी,
वो यही समझते रहे जो दुनिया मेरे बारे में बोल रही थी। वो उसी निराशा में चले गए, उसी अंधकार में रहे, उस अंधकार से बाहर ही नहीं आ सके। क्योंकि इस बीमारी की मान्यता, जब बीमारी की मान्यता आती है तभी उपाय योजना की मान्यता आती है। तभी उपाय के लिए या इस कार्यक्रम के प्रक्रिया के लिए मेरे अंदर में वो डेस्परेट एक अर्ज आती है, एक जबरदस्त खिंचाव आता है। मैं उस खिंचाव में से निकल के, मेरे बर्बादी के खिंचाव में से निकल के, मेरे लालची ओ जीवन में से निकल के, मेरे सामने ये जो ऑप्शन आता है, ये जो चॉइस आता है, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आता है, जो बोला जाता है इफ नॉट नाउ, अभी नहीं तो कब अश्विन, और यहाँ से नहीं तो कहाँ से, अभी कुछ रहा क्या, कोई जगह रही क्या तेरे लिए? अब क्या शुभ मुहूर्त देखेगा? एक वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही तेरे को बचा सकता है। ये बात अगर सिद्ध हो गई है तो वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहाँ पे है, कैसा है? वो मेरे अनुभव में है, वो बाहर नहीं है, मेरे भीतर है, मेरे जिंदगी में है। उसको जब मैं खंगारूंगा, अगर ये वाइटल स्पिरिचुअल डिसीजन है, स्टेप है, थर्ड स्टेप मेरी, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मेरी जिंदगी ये ईश्वर के देखरेख में है, अब मेरा जीवन और मेरा इच्छा मैं ईश्वर के देखरेख में दे रहा हूँ, तो ये प्रोकास्टिनेशन क्यों, ये चाल ढकल क्यों, ये आगे की कार्यवाही क्यों नहीं, ये कार्य पद्धति में मैं क्यों नहीं अपने आप को लेके जा रहा हूँ? वहां पे कौन से अड़चन है? मेरे को स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा। क्यों डरा हुआ हूँ मैं? क्यों मैं 5वें कदम की बात कर रहा हूँ? क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये सब मेरे को जिंदगी की कहानी पूरी किसी को तो भी बतानी पड़ेगी? इट इज जस्ट अ मॉरल इन्वेंटरी। नैतिकता का लेखा जोखा। ये बहुत सिंपल है, न करना बहुत कठिन है। उसके द्वारा मेरे जिंदगी में होने वाले जो परिणाम है ना, न करने के कारण, वो इतने भयानक है कि दोबारा मैं किस दलदल में चले जाऊंगा, कैसे हालत में चले जाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू ओवरकम माई ड्रिंकिंग। मैं अपने शराबखोरी के ऊपर रोक नहीं लगा पाऊंगा। क्या ये इतना बहुत नहीं है मेरे लिए ये करने के लिए? ये रीजन, इतना एक रीजन कि मैं अपनी शराबखोरी के ऊपर रोक ही नहीं लगा पाऊंगा, या इतना सफिशिएंट नहीं है? अगर मैं रोक नहीं लगा पाया तो मैं कहाँ रहूंगा? जेल में भी जा सकता हूँ, पागल खाने भी जा सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, लावारिस करके मरूंगा। मेरे को कोई पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा मालूम नहीं। मेरे को खंडा मिलेगा, अग्नि मिलेगी, कि मेरे को दफनाया जाएगा, कि मॉर्चुरी में मैं सड़ा रहूंगा या किसी जंगल में पड़ा रहूंगा, मालूम नहीं। ये भयानक हर्ष है मेरा, ये वास्तविकता है। ये मेरे शराबी होने के बाद में, शराबीपन के बीमारी में आ जाने के बाद में, ये मेरा निदान है, ये मेरा विधान है। और ये निदान और विधान अगर मेरा है तो इसको अगर बदलना है, इसको अगर चेंज करना है, तो इसको दिया हुआ उपाय है। देयर इज अ सोल्यूशन। देयर आर नो टू सोल्यूशंस, देयर आर नो थ्री सोल्यूशन, देयर इज अ वे आउट, देयर इज अ सोल्यूशन। और बिग बुक बोलता है कि ये बिग बुक लिखने का पर्पज ही ये है कि वी विल अनेबल यू टू हैव दैट पावर इन योर लाइफ। हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, एक ऑथेंटिक, एक कंप्लीटली, एक ऐसा प्रिसाइज वे, प्रिसीजन के साथ में, परफेक्शन के साथ में, जिसमें कोई कोई कमी नहीं है, हानि नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमतरता नहीं है, जिसको ठोक पड़ताल के अनुभव ने पूर्णतः सिद्ध कर दिया है। ऐसा एक प्रिसाइज वे हम तुमको देंगे, जिसके द्वारा वो पावर तुमको प्राप्त होगी, विच विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, जो तुम्हारे समस्या को सुलझा देगा, यानी ही तुम्हारे में शराब की तरफ न जाने का, दोबारा शराब को न उठाने का,
वो रोक लगाने का, अरेस्ट करने की बात आ जाएगी, क्योंकि ये कार्यक्रम तुमको सिर्फ शराब से दूर नहीं करेगा, तो एक पर्सनालिटी चेंज लाएगा, एक प्रोफाउंड साइकिक चेंज लाएगा, एक टोटल अल्टर्ड एटीट्यूड लाएगा। ये तुम्हारे में वो सद्विवेक लाएगा, शहानपन लाएगा, संतुलन लाएगा, बैलेंस लाएगा। अब तुम एक जैसा रस्ते पे चलने वाला व्यक्ति है, क्योंकि संतुलन की बात पहले है, बैलेंस की बात पहले है, भावनिक स्थिरता की बात पहले है, इमोशनल सोब्राइटी की बात पहले है। भावनिक रीत्या संतुलित होना, नहीं तो आजकल मेरे को आज भी मेरे से मेरी बीवी बात ही नहीं करती। अभी जैसा मेरा भाई बोल रहा था, वो पुराना मैंने देखा और मुझे इतना गिल्ट आ रहा, इतना मेरे को बुरा लग रहा। भावनिक रीत्या मैं तभी स्वस्थ हो सकता हूँ जब मैं इस भरोसे पे आ जाता हूँ कि यार मैं जिंदा हूँ, भगवान मेरे साथ में है, उसने मेरे को उन दिक्कतों में से अपने हाथों पे उठा के लाया है। मैं तो चलने लायक भी नहीं था, अभी तो मैं ऐसे जगह पे आ गया हूँ कि जहाँ से मेरी जिंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। मैंने एक मौके का एक टर्निंग पॉइंट, जहाँ से आगे जिंदगी नहीं थी, खत्म ही होने वाली थी, वहां से मेरे को वापस जिंदगी में लाया जा रहा है। तो ये प्रोकास्टिनेशन क्यों, ये चाल ढकल क्यों, ये घबराहट क्यों, ये दुविधा क्यों? ये अनेक रीत्या मैंने अनेक जो बातें सुनी, अरे अरे चौथी स्टेप, अरे बाप रे, फिर वो 5वीं स्टेप में वो बताना पड़ेगा सब, नंगा नाच किया हुआ। अरे किसने बोला? जिसने नहीं किया उसने। जिसने किया वो बोलता है बहुत सिंपल है, जो मैंने किया या जो मेरे जिंदगी में हुआ वो मैं अकेला ही नहीं था, मेरे पहले भी करने वाले लोग थे, बाद में करने वाले भी लोग थे अश्विन। तो तूने जो किया वो तू पहला आदमी नहीं है कि जो तूने किया वो किसी ने जिंदगी में किया ही नहीं है, ना ही ऐसा है कि तेरे बाद में कोई करेगा। ये सब जो बातें हैं ये मेरे को बाजू हटाना पड़ेगा, मेरी रुकावटों को दूर करना पड़ेगा, मेरे डरों को निकालना पड़ेगा। लोग क्या समझेंगे, लोग क्या बोलेंगे, रिजेक्शन के फियर, 100 टाइप्स ऑफ सेल्फ सेंटर्ड फियर्स मेरे सेल्फ से जुड़े हुए हैं, और वो सेल्फ से ही मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैंपन से ही मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं के बंधन से ही मैं बाहर आना चाहता हूँ। भावनिक संतुलन नहीं कब आएगा? जब चौथे कदम में मैं रिजेंटमेंट इज द नंबर 1 ऑफेंडर। बहुत सारे लोग शराब से कम मरते हैं, मगर ये रिजेंटमेंट के कारण ज्यादा मरते हैं। बिग बुक लिख रहा है, नाराजगी के वजह से वो अपनी जिंदगी को तहस नहस कर डालते हैं। ये नाराजगी कई सारे स्पिरिचुअल सिकनेसेस को पैदा करती है। वो स्पिरिचुअल सिकनेसेस क्या क्या आते हैं नाराजगी की वजह से, खुन्नस की वजह से। वो जब मेरे स्पॉन्सर ने मेरे सामने रखा, ये पढ़ अश्विन कि हाउ स्पिरिचुअली सिक यू आर बिकॉज ऑफ वन रिजेंटमेंट। एक ही रिजेंटमेंट की बात करूंगा कि मेरे भाई के साथ में मेरे को रिजेंटमेंट था। मैं एक बार, मेरा जुगाड़ नहीं था, मेरे पास में पैसे नहीं थे, पीने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, अब कुछ नहीं बचा, तो मैं बोला चलो भाई के पास में जाता हूँ, 5,000 रुपए मांग के लाता हूँ। फिर मन ने बोला, क्योंकि मन के विचार तो फटाफट फटाफट 2-2 मिनट में बदल जाते थे ना, 5,000 मांगूंगा तो भाई नहीं देगा, तो फिर क्या करूँ? कम होते होते मन ने बोला कि 5,000 वगैरह रहने दे, 500 ही मांग। और मैं बड़ा एक बिल्कुल यानी एक नाटककार, इमोशनली सबको एक्सप्लॉइट करने वाला, अपनी ही बात मनवाने वाला, एक चाइल्डिश नेचर। और मैं जाके भाई के यहाँ पे मैंने दरवाजा खटखटाया, भाई ने दरवाजा खोला, हाँ ये आ बट कह रहे क्या हो गया तेरा चेहरा ऐसा क्यों? कुछ नहीं, घर में कुछ भी नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मैं बोला मेरे को 500 रुपए दो। वो इतना चिढ़ गया एकदम से, उसने क्या क्या गालियां दी, क्योंकि उसने मेरे को रात को बेरात को पुलिस स्टेशन से थाने में से निकाल के लाया है, जब
पुलिस थाने में मैं बंद हूँ। अपने सर को मैंने बाहर निकलने के लिए पुलिसों ने मेरे को छोड़ने को ना करके सलाखों पे सर मार मार के फोड़ दिया, खून खूना खून हो गया। और जब मेरे को छोड़ा गया तो मैं अपने बैग में अपना पार्सल है क्या देख रहा, और पार्सल जब नहीं दिखा तो उनको बोल रहा हूँ कि वो मेरा पार्सल तो दे दो अभी। वो व्यक्ति किस हद तक शराब के लिए जा सकता है ये उसको मालूम है। वो बोला कि चल चल, मेरे को मालूम है तू क्या करेगा, ये 500 रुपए देगा और तू जाके पिएगा, चल निकल। नहीं देता। मगर वो आदमी ने बाद में क्या किया, मैंने उसका इतना ही स्वरूप देखा, उसका असली प्यार का स्वरूप क्या है, वो मेरे बारे में कितना अटैच्ड है, वो मेरे को कितना चाहता है, ये मैंने कभी देखा ही नहीं था। और वही सोबराइटी में अपने ऊपर कर्जे मैंने कर लिए, 10% कर्जे। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कर्जे एक व्यक्ति के ऊपर क्यों होते हैं, क्योंकि मैं इजी मनी के पीछे भागता हूँ। मैं सादे सरल मेहनती काम नहीं करता, मेरे को तो मेहनत करनी ही नहीं है ना, मेरे को तो आसानी से सब होना, सब फटाफट 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 फटाफट। और 10% से बैच के पैसे, और वो अब मेरा कोरा चेक साइन किया हुआ दिया हुआ, प्रॉमिसरी नोट्स दिए हुए। अब वो बैच वाले क्या मेरे को छोड़ने वाले हैं, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और मैंने अपना काम धंधा का जो शॉप था मेरा, जो करोड़ों की संपत्ति रही रहती, वो मैंने बेचने निकाली। सिर्फ 80,000 में विथ फर्नीचर मैंने उसका सौदा किया। अब वो बोले कि इसका फर्नीचर वगैरह, इसका सामान सब बाहर निकालो। क्या ये सदविवेक वाली बात है, ये शहानपन वाली बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं पी नहीं रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि ये खाली करो, ये फर्नीचर वगैरह खाली करो, इसको ताला लगाओ, और तब मैं जो पेपर बोलता हूँ उसके ऊपर साइन करो और अपने 80,000 उठा लो। और मैंने अब ये सामान एन टाइम पे किसको दूंगा, वो सिर्फ फर्नीचर ही नहीं था, माल था, उसमें बहुत सारा सामान था। मैंने एक भंगार वाले को बुलाया, और भंगार वाले ने देखा साहब ये सब देना है, मैं बोला हाँ। तो घिसते पीसते वो 18,000 रुपए देने को तैयार हो गया मेरे को। और उसने क्या किया, एक ट्रक लाया, 10 लेबर लाया, और उसको बोले अरे संभाल के, धीरे से, गिराना मत, क्योंकि उसको मालूम था ये सामान और ये फर्नीचर और इसके अंदर का सामान लाख रुपए तो भी उसको दे देगा। मेरे को कीमत ही नहीं थी अपनी जिंदगी की। मैं पैसे पाने की कदर नहीं कर पाया, मैं रिश्तेदारों की कदर नहीं कर पाया, मैं मेरे हुनर की कदर नहीं कर पाया, मैं अपने जिंदगी की कदर नहीं कर पाया। ये सदविवेक मैंने खो दिया था। मेरे भाई को मेरे बीवी ने फोन करके बताया ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम रोक रहे तो रुक ही नहीं रहे, आप आके कुछ करे। और मेरा भाई दौड़ते भागते आया, बोले क्या हो गया रे। मैं बोला कुछ नहीं, ये मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूंगा, तेरे को क्या करने का। मैं भाई से ये बात कर रहा हूँ। तो भाई बोलता अरे मत कर, ये तेरे बाल बच्चों के काम में आएगा। मैं बोला नहीं नहीं, ये मेरा है, मैं तुम्हारे यहाँ पे 500 रुपए मांगने आया था, तुमने मेरे को घर से निकाल दिया था। मगर वही मेरी बीवी बोले अरे तुमको 500 रुपए के लिए निकाल दिया, मगर घर आके 2 महीने का राशन वगैरह सब भर के मेरे हाथ में 5,000 रुपए देके गए, वो तुमको नहीं मालूम ना। आई नो द हाफ ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, बट द अदर हाफ ट्रूथ आई डोंट नो। अगर मैं मेरे जिंदगी का पूरा सच जानना चाहता हूँ ना, तो वेयर आई वॉज रॉन्ग, मैंने क्या गलतियां की कि उन्होंने उस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ में किया। ये जब तक खंगार के मैं देखूंगा नहीं, और अपने स्पॉन्सर के साथ में वैल्यूज की बात नहीं करूंगा, नीतिमत्ता की बात नहीं करूंगा, नैतिकता की बात नहीं करूंगा, नैतिक मूल्यों की बात नहीं करूंगा। मेरे खुद के जिंदगी में मैं यहाँ पे अगर अपने वसूल नहीं बनाऊंगा, बिना वसूलों की जिंदगी, अगर मेरे 3 इंस्टिंक्ट है, सामाजिक,
सोशल सिक्योरिटी एंड सेक्स। तो ये बिना नीतिमत्ता के, बिना नैतिकता के, बिना किसी वसूलों के ये संतुलित रह सकते हैं, संयमित रह सकते हैं? क्या मैं जंगल राज में हूँ? क्या मैं ऐसे एक बेड पे हूँ जहाँ पे कोई नहीं है, मैं ही हूँ, बहुत सारी सुंदरियां हैं, चारों तरफ शराब है, मेरा ऐशो आराम है? कि मैं एक समाज में हूँ, मैं एक नेचुरल हैबिटेट में हूँ, मैं इस पूरे भूमंडल को बनाने वाले के देखरेख में हूँ। कहाँ पे हूँ मैं अपने ख्यालों में हूँ, अपने दिव्य सपनों में हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वास्तविकता में, सच्चाई में मैं जितने जल्दी आऊं, अपने सही स्वरूप को पहचानूं, ईगो डिफ्लेशन एट डेप्थ, मैं का खच्चीकरण, मैं का निकल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसम्यूटेशन, बदलाव बहुत आसान है। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा सद्विवेक की, संतुलन की। ये कहानियां मेरे को बहुत रिलेट करती है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई महंगी चीज बहुत नियोजन के बाद में, बहुत कष्टों के बाद में खरीदने का अगर प्लान बनता है, रविकांत भाई टाइम कितना है? और 20 मिनट शेयरिंग करिए ना अश्विन भाई। हाँ 20 मिनट है, ओके थैंक यू। कार के आजू बाजू में जमा हो जाते, उसको बड़े प्यार से उसको सुशोभित किया जाता, हार पहनाया जाता, नारियल फोड़ा जाता, उसकी पूजा की जाती है, उसको टीका लगाया जाता, उसको अगरबत्ती घुमाई जाती, मिठाई बांटे जाते, पेड़े बांटे जाते। सब लोग बोलते हैं वाह 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 क्या मस्त, अब तुम्हारे यहाँ पे कार आ गई, अब क्या है तुम्हारा तो बिल्कुल, अब क्या कहने, अब तुम्हारे को जिंदगी तुम्हारी अभी खुशनुमा हो गई, अब तो आनंद ही आनंद है। ये कार जिसने खरीदी रहती ये भी खुश रहता, नहीं ठीक है ना, आप भी आना, आपको भी हम घुमाने लेके जाएंगे, आपको भी सफर पे लेके जाएंगे। अब इसकी जिंदगी ये कार के साथ में चालू होती है, ये बहुत इधर उधर कार लेके जाता है, 4 लोगों को लेके जाता है, घर वाले सब खुश है, आजू बाजू के पड़ोसी खुश है। अरे आपने उस दिन छोड़ दिया था, बड़ा अच्छा हो गया, मेरे को ऑफिस मिल गया। और ये कार एक दिन रास्ते में बंद हो जाती है और ये आदमी बोलता है अरे यार क्या हो गया। एक मैकेनिक आता, बोलता है साहब वो पिछले पेट्रोल पंप पे आपने पेट्रोल डाला था, उसमें वो एडल्ट्रेटर था, उसमें रॉकेल भी था, आपका ये कार्बोरेटर में पूरा कार्बन आ गया, इसको सबको खोल के मैं साफ कर देता हूँ, इट विल बी ऑल राइट, सब अच्छा हो जाएगा। अब मैकेनिक आना चालू हो गए, गैरेजेस चालू हो गए, कभी ब्रेक फेल हो गया, कभी गाड़ी ठुक गई, कभी एक्सलेटर वायर टूट गया, कभी कहीं पे तो भी बैटरी डाउन हो गई, तो कहीं कुछ हो गया, मालूम नहीं क्या क्या हो रहा। और ये मालक बोलता है ये क्या पीड़ा लग गई यार, ये कहाँ फंस गया मैं। अब कोई उसमें चढ़ने को तैयार है, मालूम नहीं यार तुम्हारी कार कहाँ बंद पैसे जाएंगे, मैं बस से चले जाता हूँ। अब ये कार वाला परेशान, गैरेजेस जा जाके बोलता है यार अब इसको क्या है, इसको रखना बेकार है, इसको बेच डालो। अब उसकी डाल डूबी होती है, ओवरऑलिंग होता है, और उसको बेचने निकालते, कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। फिर आपस में ही किसी को तो भी देख के उसको वो कार को बेच दिया जाता। और कुछ दिनों के बाद में चिल्लाते हुए आता कि आपने ये कार के बारे में हमको पूरा सच बताया नहीं, आपने हमको फंसा दिया, ये कार तो बेकार है, कोई काम की नहीं है। अब वो कार ना गैरेजेस में है, ना उसकी कोई पूजा कर रहा, ना उसको कोई पोछ रहा, ना कोई उसको हाथ लगा रहा। वो कार तो रास्ते पे आ गई, रास्ते पे एक साइड में पड़ी हुई है, धूल खा रही। मालक बोलता है यार इसका क्या करना, लोग बोलते हैं पड़ी पड़ी कार, कोई उसका शीशा निकाल के लेके जा रहा, कोई बोलता है इसकी सीट अच्छी है तो वो लेके जा रहा। कुत्ता आके उसके ऊपर मूत रहा और वो कार रो रही है कि ये क्या हो गया। मैं तो एक आनंद का भाग था, एक लोगों के लिए एक उपयोगी चीज करके मैं बनी थी, अब ये मेरी हालत क्या हो गई। कहीं से तो भी एक भंगार वाला आता है, वो जाते रहता है, मालिक बोलता है अरे इधर आ वो कार पड़ी है वो लेके जाना। वो बोलता नहीं साहब वो कार क्या लेके जाओ, उसका टपरा भी काम में नहीं आता।
वो कार बोलती क्या है ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि मेरा प्रॉब्लम तो मेरा मैन्युफैक्चरर ही दूर कर सकता है। तो उतने में कोई एक व्यक्ति आता है और वो मालिक को बोलता है, वो देखता है अरे यार ये कार ये कंपनी की इतनी पुरानी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये तो मुझे चाहिए। वो बोलता है मालिक ये कार मुझे चाहिए। वो बोलता है लेके जाओ। अरे पैसे नहीं पैसे नहीं, लेके जाओ, वही तुम वैसे ही लेके जाओ। वो कार को उठाता है, मैन्युफैक्चरर के पास में लेके जाता है। मैन्युफैक्चरर बोलता है अरे हमारी इतनी पुरानी कार। वो कार का पूरा रिनोवेशन करता है, सब करता है, एकदम फर्स्ट क्लास करके वो कार जिसने उसको वहां तक लेके गया रहता है उसको बाहर निकाल के लाता है। वो विंटेज कार करके घूम रही है आज पूरे शहर में। लोग देख रहे हैं आश्चर्य से, अरे यार ये इतनी पुरानी, इतनी गई हुई, अभी इस कार का कोई किसी के पास में है ही नहीं, ये इतनी सुंदर कार। मेरी लाइफ इज विंटेज कार, क्योंकि द मैन्युफैक्चरर हैज टेकन ओवर मी। अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अगर मैं मेरे जिंदगी की अहमियत को समझता हूं तो ये शहानपन, सद्विवेक, बैलेंस, ये बहुत आसानी से मेरे को मिलेगा, बहुत आसानी से, क्योंकि ये सब देने वाला वो है। सिर्फ मैं छोड़ने को तैयार हूं उन आदतों को, उन बातों को, उन संकल्पनाओं को, उन मान्यताओं को, उन आइडियाज को जिसके ऊपर मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिया हूं। मैंने वसूल बनाना है, मैंने नीतिमत्ता बनाना है, नैतिकता बनाना है, नैतिक जीवन बनाना है। अगर मेरे को पश्चाताप है अपने जिंदगी का, अपने किए हुए गलतियों का, और मैं ऑनेस्ट हूँ, प्रामाणिक हूँ और अपने गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, तो इस ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता कर्विता निर्माता जो भी होगा, जो चांद सितारे चलाता है, जो हवा चलाता है, जो ऑक्सीजन 24 आवर्स एक जबरदस्त वेंटिलेटर देता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए और एक हॉस्पिटल में जगह मिलके वेंटिलेटर लगने के लिए लोग तड़पे, भागे, दौड़े, मर गए, और मेरे समान आदमी को 70 साल से हर पल हर क्षण ये ऑक्सीजन, इतना बड़ा वेंटिलेटर, क्या इतनी समझ मेरे अंदर में नहीं आ रही? इतनी समझदारी मेरे अंदर में नहीं आ रही? क्या मैं जब गिरा पड़ा था तब मेरे को उठाने वाला, खड़ा करने वाला, संतुलन में लाने वाला, संयमित जीवन जीने के लिए एक मार्ग दिखाने वाला कोई तो भी था? इतनी भी समझ मेरे में नहीं आ रही? क्या मैं अपनी भावनाओं में, अपनी लालसाओं में, अपने लोभों में, अपनी लालचों में, अपनी इच्छाओं में, अपने स्वार्थों में ही बहते जाऊंगा कि मैं अपने जिंदगी की उपयोगिता को समझूंगा, इसका मकसद समझूंगा, इसका क्रिएटिवनेस समझूंगा, ये किस लिए दी गई है इस बात को समझूंगा? ये समझदारी पेन टेकिंगली है, थ्रू पेन है, ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट है। जब वो मैं खत्म होता है, मैं के बंधन में से मैं बाहर आता हूँ, मैं एक आज में से फ्री मैन होता हूँ। आई वॉक ऑन अ ब्रॉड हाईवे ऑफ द स्पिरिट, और ये ब्रॉड हाईवे ऑफ द स्पिरिट, वो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहाँ पे किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है, जहाँ पे 6 डायमेंशनल लिविंग है, जहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, जहाँ पर मेरा चौथा आयाम चालू हो गया है। अब 5 सेंसेस से नहीं, अब 6ठे सेंस के साथ में मैं जागरूकता में आ गया हूँ, जागरूक अवस्था में आ गया हूँ, सतर्कता में आ गया हूँ। अब चेतना से जीना चाहता हूँ, चैतन्य से जीना चाहता हूँ, अपनी चेतना को मारना नहीं चाहता। अब मैं जीवित रहना चाहता हूँ, अपना चेतना को बनाए रखना चाहता हूँ, अपने उपयोगिता को जो मैंने प्राप्त किया है वो उपयोगिता सदा देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। मैं समझ गया, मेरी जिंदगी तो भगवान ने ही संभाल रखी है। भगवान ने मेरे को ये जिंदगी दी है ताकि मैं इस जिंदगी के लिए कुछ दे सकूं। एक आखिरी बात मैं बोलूंगा कि मेरे समान व्यक्ति को अगर यहाँ से अमेरिका जाना पड़े और सदा के लिए जाना पड़े, वापस आने का कोई चांस ही नहीं है,
तो आज तक जैसा हमने देखा, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है या जो भी मेरा भौतिक चीजें है या जो भी ये जिंदगी में मैंने कमाया है, वो सब मेरे को एक साथ लेना पड़ेगा। ये सब बेच बाज के मैंने एकत्रित किया, वो पैसा मैंने जमा किया, मगर वो पैसा भी मैं लेके अमेरिका नहीं जा सकता। वहां की करेंसी अलग है। मुझे यहाँ की इंडियन करेंसी को अमेरिकन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अमेरिकन करेंसी में कन्वर्ट करके मेरे को वहां पे जाके बसना पड़ेगा। अगर इस दुनिया से मालूम नहीं मेरे को मैं कौन से दुनिया में जाऊंगा, मगर मेरे को इतना मालूम है कि मैं ईश्वर का एक भाग हूँ और ईश्वर में ही जाके समाने वाला हूँ। मैं नदी का वो एक उगम मेरा हुआ था, जो बाद में एक पात्र बना, एक नदी बनी और जाके समुन्द्र में जाके वो लिप्त हो गई, एक रूप हो गई। वैसा ही मेरा जीवन है। अगर इस दुनिया में मैं रहने ही वाला नहीं, तो यहाँ की करेंसी मेरे को वहां पे काम में नहीं आने वाली, और यहाँ की करेंसी मेरे को वहां पे काम में नहीं आने वाली। यहाँ की भौतिकता मेरे को काम में आने वाली नहीं है। यहाँ का नाम, शोहरत, बड़प्पन मेरे काम में नहीं आने वाला, तो वहां पे कौन सी करेंसी काम में आने वाली है? और मेरे स्पॉन्सर ने बोला, अश्विन एक ही करेंसी आने वाली है, दैट इज योर गुडविल। एक बैड विल से गुडविल में जाना, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में जाना। मत लो भगवान का नाम, मत लो ईश्वर अल्लाह का नाम, मत लो परमात्मा का नाम, मगर आध्यात्म से क्या प्रॉब्लम है? आत्म अध्ययन से क्या प्रॉब्लम है? अपने आप को अच्छे इसमें लेके जाने को क्या प्रॉब्लम है? अपना एक बेटर वर्जन करने को क्या प्रॉब्लम है? अपने आप को एक विंटेज कार में ले जाने को क्या प्रॉब्लम है? आज जब मैं उन अनुभवों को देखता हूँ, जिन अनुभवों में से मैं गया, सहारे आते हैं, कांटे आते हैं, क्या मेरा मानसिक अवस्था थी, किस प्रकार का अर्धवट था मैं, अधूरा था, अपूर्ण था, और मेरा अपूर्ण होना ही मैं स्वीकार नहीं कर रहा था। मैं पूर्णत्व चाहता था। आई वांटेड टू बी अ परफेक्शनिस्ट। और मैं चूक जाऊंगा, मैं गलती करूंगा, क्योंकि गलतियों से मैंने सबक नहीं लिया। अगर मैं सबक लेता हूँ, अगर मैं लेसन लेता हूँ, अगर मैं पाठ पढ़ता हूँ, तो मैं सुधार में जाता हूँ। अगर मैं सबक नहीं लेता हूँ, अगर मैं लेसन नहीं लेता हूँ, ये स्पिरिचुअल किंडर गार्डन है। यहाँ पे एक समझदारी प्राप्त हो सकती है, एक समझ आ सकती है, एक विजडम आ सकता है, एक सहानपन आ सकता है, जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है। और ये अनकॉमन बात मेरे समान पर्सनालिटी के जिंदगी में आना, यही मिरेकल है ईश्वर का, मेरा नहीं। ये मेरा मिरेकल नहीं है, ये ईश्वर का मिरेकल है कि मेरे को फिर से वो ग्रो अप करता है चाइल्डहुड से मैनहुड में, मेरे को आजाद करता है, मेरे को एक फ्री लाइफ देता है, एक फ्रीडम देता है, मेरी पुरानी जिंदगी को खत्म करने में मेरी सहायता करता है। वी आर रिबॉर्न, वी डाई टू लिव। वो पुरानी जिंदगी खत्म करके एक नई आजादी की जिंदगी, स्वतंत्रता की जिंदगी, एक शहानपन की, एक वास्तविकता की, एक संतुलन की, एक संयम की, एक मन के ऊपर लगाम की एक जिंदगी मुझे प्राप्त होती है। संतुलन, संयम, सात्विकता, सोब्राइटी, सब एक ही शब्द है, सबका मायना डीप है। सरफेस पे मत लीजिए कि सिर्फ शराब की दूरी, सरफेस पे ये सिर्फ शराब की दूरी ही दिखेगी, मगर वास्तविकता में ये आत्मा का जीवित होना, वापस दोबारा जिंदगी में आना, जिंदगी खुशनुमा होना, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। वास्तविकता में डीप विद इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को ये देना चाहता है। मुझे एक नई स्वतंत्रता और नए आजादी का अनुभव आता है। मेरा चित्त शांत हो जाता है। मेरे गए बीते गंदे से गंदे गिरे हुए अनुभव, उसको अब मैं बढ़ा चढ़ाकर या उसको लेपापोती कर कर बताना नहीं चाहता। वो जैसे है वैसे वो मेरे काम के और अन्य लोगों के काम में आएंगे, ये मेरे को मालूम हो गया है।
मेरे आजू बाजू में मित्र जमेंगे, लोग जुड़ेंगे, परिवार जुड़ेंगे। मुझे पहले से इस बात की सूचना आ जाएगी कि अगले पल में क्या होने वाला है और उस स्थिति को किस प्रकार मैंने उसको हैंडल करना, उसमें से किस प्रकार मैंने एक नियोजन के साथ में, एक संयम के साथ में, स्थिरता के साथ में, शहानपन के साथ में, एक समझदारी के साथ में उन बातों को मैंने अपना संतुलन न बिगड़ने देते हुए, अपने मानसिकता को न बिगड़ने देते हुए किस प्रकार उन परिस्थितियों में जहां मैं बौखला जाता था, जहां मैं घबरा जाता था, जहां मैं असंतुलित हो जाता था, उसको किस प्रकार मैंने हैंडल करना, ये मेरे को आ जाएगा। माई लिविंग प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। आई कुड लिव हैप्पीली, जॉयसली एंड फ्री। मेरे लिविंग प्रॉब्लम को आंसर ही नहीं था किसी के पास में, ना ही मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को आंसर था। ये फेलोशिप ने और इस कार्यक्रम ने, फेलोशिप के ताकत ने, बेवड़ों की एक संख्या ने, एकता ने और आध्यात्म ने मुझे फिर से इंसान बनाया, इंसानियत के साथ में जीना सिखाया। आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, जिंदगी के शर्तों पे जीना सिखाया। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अगर मैं इस बात को समझ जाता हूं कि सद्विवेक की पुनर्प्राप्ति, रिस्टोरेशन टू सैनिटी एंड सेरेनिटी एंड सोब्राइटी, ये कॉम्बिनेशन है मेरे जिंदगी का। ये मुझे फेलोशिप के द्वारा, फेलोशिपिंग के द्वारा, कार्य के द्वारा, सेवा के द्वारा, एकता में बने रहने के द्वारा, अपने आप को इसमें सम्मिलित करने के द्वारा, एक रूप करने के द्वारा, इसको अपना बनाने के द्वारा, अब मैं नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। और हम में वो है जो हमारा कर्ता, कर्विता, हमारा मालक जो भी है, वो हमारे समूह के सद्विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। जहां जहां समूह है वहां पे अगर चर्चा है, अगर मैं सुनने को तैयार हो गया हूँ, समझने को तैयार हो गया हूँ, मैं बातचीत के लिए तैयार हो गया हूँ, मैं वार्तालाप के लिए तैयार हो गया हूँ, मैं थिंक के प्रोसेस में सिर्फ अपना ही थिंकिंग नहीं बल्कि दूसरे का थिंकिंग और वहां पे सर्वोत्तम क्या है उसके लिए अगर तैयार हूँ, तो वो सर्वोत्तम मेरे जिंदगी में आएगा। वो सर्वोत्तम है कि घबरा के, थर कांपते हुए, अधूरा सा, असमंजस में, पूरा टूटा हुआ जो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दरवाजे में आया था, आज सुदृढ़ हूँ, सक्षम हूँ, आज संतुलित हूँ, संयमित हूँ। आज अभी मैं जी रहा हूँ। अब मेरे पास का कोई बात मेरे साथ में नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। और आज मैं पूर्णतः एक विश्वास से, श्रद्धा से अपने ईश्वर के साथ में पूर्णतः आनंदित हूँ। थैंक यू सो मच रविकांत जी, एंड आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।